नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमें आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को हाइप करें। यह बिल्कुल मुफ्त है और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका हाइप हमें नए दर्शकों तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। देवगढ़, जैसलमेर के पास स्थित वह छोटा सा गांव जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। विकास की भयानक मौत और प्रभाकर जी के सदमे के बाद सरकार ने इस गांव को पूरी तरह खाली करवा लिया था। अब यहां सिर्फ हवा की सरसराहट और रेत के उड़ने की आवाजें ही सुनाई देती थीं। लेकिन कुछ लोग जो पीढ़ियों से इस मिट्टी से जुड़े थे, वे इस जगह को छोड़ नहीं पाए थे। वे अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों में छिपे रहते थे। हर रात उस अनहोनी के डर में जीते थे जो इस गांव पर मंडरा रही थी। देवगढ़ की भयावह घटना के कुछ महीने बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक नया मामला सामने आया। अधिकारी देवा अपनी तेज बुद्धि और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें देवगढ़ गांव में विकास की रहस्यमय मौत और प्रभाकर जी के सदमे की रिपोर्ट सौंपी गई। उन्होंने फाइल को ध्यान से पढ़ा, हर शब्द, हर विवरण को आत्मसात करते हुए। विकास की मौत की क्रूरता और प्रभाकर जी के अनुभव ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हो सकती, इसमें कुछ और है, कुछ बहुत ही बुरा। प्रभाकर जी की रिपोर्ट में जो लिखा है वह किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। देवा ने तुरंत अपने साथी अधिकारी इंस्पेक्टर अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, जो अक्सर देवा के साथ मिलकर जटिल मामलों को सुलझाते थे, उनके चेहरे पर गंभीरता देखकर समझ गए कि मामला गंभीर है। अर्जुन, देवगढ़ मामले की फाइल देखो। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं है। प्रभाकर नाम का एक पुरातत्वविद वहां से बाल बाल बचा है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई की झलक है। हमें उससे संपर्क करना होगा। प्रभाकर जी, वही जो उस भूतों के गांव से वापस आए थे? मैंने सुना था कि वह सदमे में हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। हाँ, वही। मुझे लगता है कि वह इस मामले की कुंजी है। उसे ढूंढो और उसे यहां बुलाओ। हमें उससे व्यक्तिगत रूप से बात करनी होगी। ये सिर्फ एक पुलिस जांच नहीं है अर्जुन, ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। इस बीच प्रभाकर जी अपने घर में थे, लेकिन देवगढ़ की भयावह यादें अभी भी उनके दिमाग में ताजा थीं। विकास की दर्दनाक मौत का दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था और वह खुद को दोषी महसूस कर रहे थे कि वह उसे बचा नहीं पाए। उस नरभक्षी भूत की अंतिम चीखें, विकास का लहूलुहान शरीर और रेगिस्तान के छिपे हुए रहस्यों, उन अदृश्य ताकतों के बारे में उनकी अनिश्चितता उन्हें सोने नहीं दे रही थी। वह अक्सर रात में उठ जाते, पसीने से लथपथ। उस खौफनाक अनुभव की परछाई उनके हर पल पर मंडराती रहती। क्या वह सच था? क्या वह सब एक बुरा सपना था? या उस रेगिस्तान में कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझते? मैं उसे बचा सकता था, मैं उसे बचा सकता था। तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने झिझकते हुए फोन उठाया, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। नमस्ते, क्या मैं प्रभाकर जी से बात कर सकता हूं? मैं दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर अर्जुन बोल रहा हूं। हाँ, मैं प्रभाकर बोल रहा हूं। क्या बात है? हम देवगढ़ मामले के संबंध में आपसे बात करना चाहते हैं, विकास यादव की मौत के बारे में। अधिकारी देवा आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूं। मैंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया है। हमें पता है सर,
लेकिन अधिकारी देवा आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ और है जो आप हमें बता सकते हैं। क्या आप दिल्ली आ सकते हैं? प्रभाकर जी चुप हो गए। उनके मन में एक भीषण संघर्ष चल रहा था। एक तरफ देवगढ़ का अकल्पनीय डर था जो उन्हें वापस जाने से रोक रहा था, दूसरी तरफ विकास के लिए न्याय की भावना, उस गांव को श्राप से मुक्त करने की इच्छा और उस रेगिस्तान के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। अंततः उनकी अन्वेषण की भावना और विकास के प्रति उनकी निष्ठा ने जीत हासिल की। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि अधिकारी देवा मेरे साथ देवगढ़ चलें। मैं तभी बात करूंगा जब वह मेरे साथ वहां जाएंगे। यह एक साहसिक निर्णय है सर। मैं देवा सर को सूचित करूंगा। हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। कुछ दिनों बाद प्रभाकर जी और अधिकारी देवा देवगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान का नारंगी परिदृश्य खिड़की से गुजर रहा था, जैसे कोई रहस्यमयी पेंटिंग हो। ट्रेन की हर खड़खड़ाहट प्रभाकर जी के मन में डर पैदा कर रही थी। तो प्रभाकर जी, आप उस रात के बारे में और क्या जानते हैं? मुझे लगता है कि आपने हमें सब कुछ नहीं बताया। कोई भी छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या बताऊं सर, वह एक भयानक रात थी। मैंने अपनी आंखों से विकास को मरते देखा। एक नरभक्षी भूत, वह असली था सर। मैंने उसे देखा। उसकी आंखें वे अंगारों की तरह थीं। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन हमें हर जानकारी की आवश्यकता है। क्या आपको उस रात कुछ और अजीब लगा? कोई संकेत, कोई आवाज, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो? वहां बहुत कुछ अजीब था सर। स्टेशन पर एक गडरिया, फिर एक रुदाली, वे सब अचानक गायब हो जाते थे। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। हर परछाई, हर आवाज मुझे डरा रही थी। लेकिन विकास, वो मर गया सर, और मैं कुछ नहीं कर पाया। देवा ने प्रभाकर जी की बात ध्यान से सुनी। उन्हें विश्वास था कि प्रभाकर जी कुछ छिपा नहीं रहे थे, बल्कि वह सदमे और अपराध बोध से जूझ रहे थे। हम वहां जा रहे हैं प्रभाकर जी। हम उन सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। हम उस नरभक्षी को रोकेंगे। विकास को न्याय मिलेगा। अब फोटो एडिटिंग और YouTube थंबनेल बनाना हुआ और भी आसान, सिर्फ एक क्लिक में, और वो भी बिल्कुल फ्री। imagexedit.com पर मिलते हैं फ्री AI टूल्स जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, मेकअप एडिटर, स्काई रिप्लेसर, फोटो एनहेंसर और साथ में YouTube थंबनेलर और थंबनेल मेकर भी, वो भी 100% फ्री। चाहे YouTube के लिए थंबनेल बनाना हो या किसी फोटो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, बिना किसी डिजाइन स्किल के। बस जाइए imagexedit.com और आजमाइए सारे टूल्स, वो भी पूरी तरह फ्री। फ्री में एडिट करो, फ्री में डाउनलोड करो। अभी ट्राई करिए। ट्रेन रात 2 बजे देवगढ़ स्टेशन पर रुकी। वही भयावह सन्नाटा, वही उड़ती रेत, वही ठंडी हवा जो हड्डियों तक को कंपा दे। प्रभाकर जी को पिछली बार की यादें ताजा हो गईं और उनके रोंगटे खड़े हो गए। स्टेशन की टूटी फूटी इमारत और दूर तक फैला अंधेरा उन्हें निगलने को तैयार था। यही वह जगह है सर, यहीं से सब शुरू हुआ था। तो यह है भूतों का गांव। हवा में ही कुछ अजीब सा है। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, उन्हें एक अजीब सी हवा महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। रेत में उनके कदमों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। एक टूटी हुई बेंच पर एक बच्चा बैठा था जो लगातार एक ही लोरी गुनगुना रहा था।
उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। उसकी लोरी हवा में गूंज रही थी और उससे एक अजीब सी उदासी और डर पैदा हो रहा था। जैसे ही देवा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, बच्चा रेत में समा गया, जैसे वह कभी था ही नहीं, और लोरी की आवाज भी अचानक बंद हो गई। वे पुरातत्व विभाग के पुराने ऑफिस की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक टूटी हुई दीवार के पास बैठा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके बड़बड़ाने की आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझना मुश्किल था। सर, मुझे लगता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो पिछली बार ऑफिस में था। इसकी आवाज मुझे याद है। नमस्ते बाबा, क्या आप हमें इस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? हम यहाँ कुछ जानने आए हैं। रेगिस्तान के बीच में गुफा, वहीं मिलेंगे तुम्हारे जवाब। रुदाली वहीं मिलेगी, लेकिन रात में मत जाना, रात में वह जागता है। गुफा, रुदाली और रात में मत जाना, इसका क्या मतलब है? सर, पिछली बार भी एक रुदाली मिली थी और वह भी अचानक गायब हो गई थी। ये गांव सच में शापित है। देवा ने सावधानी से दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक पुरानी धूल भरी डायरी खुली पड़ी थी जिसके पन्ने खून से सने हुए थे। उस पर लिखा था, यहां से भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हवा का एक झोंका आया और डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे, जिससे एक भयानक चीख की आवाज आई, जैसे डायरी खुद चिल्ला रही हो। प्रभाकर जी और देवा तुरंत बाहर निकल आए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ प्रभाकर जी और देवा रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। तपती रेत पर चलते हुए वे उस गुफा की तलाश कर रहे थे जिसका जिक्र बूढ़े आदमी ने किया था। सूरज की गर्मी असहनीय थी, लेकिन उन्हें पता था कि रात में खतरा और बढ़ जाएगा। कई घंटों की तलाश के बाद रेत के विशाल टीलों के बीच उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दी और उसके तल पर एक संकीर्ण गुफा का प्रवेश द्वार था जो किसी प्राचीन राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। लगता है हमें अपनी मंजिल मिल गई। ये गुफा ही हमें रुदाली तक ले जाएगी। रुदाली, तुम वापस आ गए प्रभाकर, और तुम अधिकारी।
मुझे पता था कि तुम आओगे। इस रेगिस्तान ने तुम्हें बुलाया है। आप कौन हैं और आप हमें कैसे जानती हैं? और यह गांव इतना शापित क्यों है? मैं इस रेगिस्तान की रक्षक हूँ। मैं यहाँ की कहानियों को जानती हूँ, उन सच्चाइयों को जो रेत में दबी हुई है। मैं वह हूँ जो देखती है, सुनती है और याद रखती है। हमें विकास की मौत के बारे में जानना है। वह नरभक्षी भूत कौन है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं? वह एक आत्मा है, एक शापित आत्मा। हजारों साल पहले यह रेगिस्तान एक हरा भरा गांव था, जीवन से भरपूर। यहाँ एक शक्तिशाली राजा का खजाना छिपा था, जिसे गांव के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा मानते थे। एक दिन डाकुओं का एक क्रूर समूह उस खजाने को लूटने आया। गांव के लोग, जिनमें वह नरभक्षी और उसका परिवार भी शामिल था, ने खजाने की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। डाकुओं ने उन्हें बेरहमी से मार डाला, उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। उनकी आत्माएं विशेष रूप से उस नरभक्षी की शांति नहीं पा सकी। वे इस रेगिस्तान में भटकने लगी, बदला लेने के लिए। उनमें से एक, जो सबसे क्रूर था, वह नरभक्षी बन गया। वह उन सभी से बदला लेता है जो इस रेगिस्तान में आते हैं, खासकर उन लोगों से जो खजाने की तलाश में आते हैं या इस भूमि को अपवित्र करते हैं। तो विकास वह खजाने की तलाश में था और इसीलिए वह मारा गया। हाँ, वह नहीं जानता था कि वह एक शापित भूमि पर कदम रख रहा है। इस रेगिस्तान में कदम रखने वाला हर बाहरी व्यक्ति उसके क्रोध का शिकार बन सकता है। क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? इस देवगढ़ को इस श्राप से मुक्त करने का कोई तरीका? हम इसे रोक सकते हैं, है ना? एक तरीका है, एक प्राचीन अनुष्ठान। आज रात ठीक 2 बजे रेगिस्तान के दक्षिण में एक खोया हुआ गांव है। वह गांव जो समय के साथ रेत में खो गया। वहां उस नरभक्षी और उसके परिवार के कंकाल अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें डाकुओं ने पेड़ों पर लटका दिया था। यदि तुम उन कंकालों को जला दो तो उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी और देवगढ़ इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। खोया हुआ गांव, कंकाल जलाना, ये कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, यह एकमात्र तरीका है, लेकिन सावधान रहना। नरभक्षी रात में सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा और डाकुओं की आत्माएं भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। रुदाली ने उन्हें एक पुराना जीर्ण शीर्ण नक्शा दिया, जिसमें खोए हुए गांव का रास्ता दिखाया गया था। रुदाली से बात खत्म होते ही प्रभाकर जी और देवा बिना एक पल गंवाए अपनी जीप की ओर भागे। प्रभाकर जी ने पिछली बार की घटना से सबक लेते हुए जीप की पिछली सीट से एक पेट्रोल का डिब्बा और एक माचिस निकाल ली थी और वे रेगिस्तान के दक्षिण की ओर नक्शे में दिखाए गए खोए हुए गांव की तलाश में निकल पड़े। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और रेगिस्तान की ठंडी भयावह हवा उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। दूर से सियार की आवाजें आ रही थीं, जो रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद रेत के विशाल टीलों के बीच उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें एक वीरान गांव का ढांचा दिखाई दिया। मकानों की दीवारें ढह चुकी थीं और उनकी जगह सिर्फ टूटे फूटे पत्थरों के ढेर थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी, जो उन्हें उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। ये वह खोया हुआ गांव था जो हजारों साल पहले रेत में दफन हो गया था। गांव के ठीक बीचों बीच एक खुले मैदान में 10 मानव कंकाल लंबी लंबी सूखी लकड़ियों से लटके हुए थे, जैसे किसी प्राचीन क्रूर अनुष्ठान का हिस्सा हो। उनकी खाली आंखों के गड्ढे चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उनके चारों ओर रेत में दबे हुए और भी कई कंकाल बिखरे पड़े थे, जो शायद डाकुओं के थे, जिनकी हड्डियां अब रेत में घुलने लगी थीं। यही वह जगह है सर, और वो देखिए कंकाल, ये वही है। हाँ, ये वही है। नरभक्षी यहीं कहीं होगा। प्रभाकर, तुम कंकालों को जलाने की तैयारी करो।
मैं उसे देखता हूं। जैसे ही तुम आग लगाओ, पीछे मत हटना। तभी एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख के साथ नरभक्षी भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल लाल की तरह चमक रही थी और उसके शरीर से एक काली घनी धुंध निकल रही थी, जिससे हवा में ठंडक बढ़ गई। वह सीधे देवा की ओर बढ़ा। उसकी गति बिजली से भी तेज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धकेल रही हो। देवा ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां उसके शरीर से आर पार निकल गईं, जैसे वह सिर्फ हवा का एक झोंका हो। नरभक्षी ने देवा पर हमला किया। उसके लंबे नुकीले नाखून देवा के चेहरे और हाथों पर गहरे घाव कर गए। देवा खून से लथपथ हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी पूरी ताकत से नरभक्षी को रोकने की कोशिश की, उसे उलझाए रखा ताकि प्रभाकर को अपना काम पूरा करने का समय मिल सके। इस बीच प्रभाकर जी ने पेट्रोल का डिब्बा उठाया और तेजी से लटके हुए 10 कंकालों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। रेत में दबे हुए डाकुओं के कंकाल हिलने लगे और वे धीरे धीरे रेत से बाहर निकलकर उठने लगे। उनकी हड्डियों से चरमराहट की आवाजें आ रही थी, जैसे वे सदियों की नींद से जाग रहे हों। ओह नहीं, ये भी जिंदा हो गए। मेरे पास समय नहीं है। एक एक करके 10 कंकाल भयानक रूप से जलने लगे और जैसे ही आखिरी कंकाल जला, एक तेज सफेद रोशनी पूरे गांव में फैल गई, जिससे अंधेरा छूट गया। उसी पर देवा के सामने लड़ रहा नरभक्षी भूत अचानक कांपने लगा। उसके शरीर से काली धुंध और तेजी से निकलने लगी और वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे कोई बुरा सपना टूट रहा हो। देवा का चेहरा खून से सना हुआ था। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसने नरभक्षी को फेडिंग देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शुक्रिया। नरभक्षी की आवाज हवा में घुल गई और वह पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। डाकुओं के कंकाल भी वहीं ढेर हो गए और वे फिर से रेत में मिल गए। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। प्रभाकर जी और देवा दोनों बुरी तरह थके हुए और घायल थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक मुस्कान थी, एक जीत की मुस्कान। वे अपनी जीप में बैठे देवगढ़ के रेगिस्तान से दूर जा रहे थे। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर फूट रही थीं और हवा में अब कोई बदबू नहीं थी, सिर्फ रेगिस्तान की ताजी हवा थी।